ओके, तो आज की इस न्यू वीडियो पर हम लोग बात करने वाले स्टेट बोर्ड के 11th के मैथमेटिक्स के सिलेबस के ऊपर। सिलेबस जानना समझना इसीलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि जब हम लोगों को जैसे हम लोग एंटर करते हैं 11th क्लास में, तो हम लोगों को बताया जाता है कि 11th क्लास में आप लोग को ये पढ़ना है। तो जो बच्चे कोचिंग में होते हैं उनके लिए बहुत ईजी हो जाता है कि उनको बता दिया जाता है कि बेटा ये चैप्टर्स पढ़ो, ये चैप्टर्स अच्छे से पढ़ोगे तो आपको 12th में काम आएगा। लेकिन हर स्टूडेंट्स के पास कोचिंग की या फिर कॉलेजेस की फैकल्टी अवेलेबल नहीं होती है। तो होता ये है कि वो एक्चुअली में करता ये है कि स्टार्टिंग से लास्ट तक पूरा पढ़ते चले जाता है। फिर उसको जब समय आने पर ये पता चलता है कि जो मैंने जिस चैप्टर्स में ज़्यादा टाइम देना था वहाँ पर ज़्यादा टाइम नहीं दिया, जिस चैप्टर में बिल्कुल नहीं देना था वहाँ पर दे दिया, तो ऐसे में क्या होता है, बहुत सारा टाइम का भी लॉस हो जाता है। तो इस वीडियो पे हम लोग उसी चीज़ को समझने की कोशिश करेंगे और इसीलिए भी समझने की कोशिश करेंगे कि अभी जो मैं चैप्टर्स डिस्कस करने वाला हूँ उसकी ईच एंड एवरी टॉपिक, ईच एंड एवरी चैप्टर्स को हम लोग इस चैनल पर अपलोड करने वाले हैं। तो अगर आप एक साइंस के स्टूडेंट हो, ठीक है ना, या आप एक बीएससी के स्टूडेंट हो, इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दो, क्योंकि 11th 12th की जितने भी मैथमेटिक्स के लेक्चर्स है इस चैनल पर हम लोग अपलोड करने वाले हैं। तो दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर स्टडी। ओके, तो 11th में क्या होता है, हम लोग 11th में आ जाते हैं। तो 11th में हमारे हाथ में ये बुक आ जाती है। ये बुक है, पूरी बुक की पूरी पीडीएफ है। ये पीडीएफ आपको चाहिए तो आप लोग इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके डाउनलोड कर लेना, ठीक है। तो ये है हमारा 11th का फर्स्ट पार्ट, ठीक है ना, पार्ट 1। इस वीडियो में हम लोग क्या क्या बात करने वाले हैं, पहले मैं वो बता देता हूँ आपको। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे 11th के पार्ट 1 के सिलेबस के ऊपर एज वेल एज पार्ट 2 के सिलेबस के ऊपर। और दोनों सिलेबस के ऊपर समझने के लिए ये समझेंगे कि हम लोग को किस चैप्टर को इतने अच्छे से पढ़ना है कि जब हम लोग 11th क्लास में जाए तो हम लोग को 12th क्लास में जाए तो हम लोग को बहुत इजी लगे वो चैप्टर, ठीक है। और कौन से चैप्टर्स को हम लोग को एज अ पढ़ना है फॉर द स्टडी ऑफ एमएसटी, सीईटी, जेडबलई। और नीट में तो मैथमेटिक्स का होता नहीं है, तो जेडबलई और जो एमएसटी सीईटी है वहाँ पर कौन सा इंपॉर्टेंट चैप्टर है उस टॉपिक के ऊपर हम लोग भी बात करने वाले हैं। तो फर्स्टली अब हम लोग सीधे चलते हैं हमारे मेन टॉपिक के ऊपर। ये है हमारा इंडेक्स, ठीक है, और डिटेल में बात करेंगे, ठीक है। पहले मैं आपको बता दूंगा ये चैप्टर्स है, फिर इसके डिटेल में चलेंगे कि इन चैप्टर्स में क्या क्या देखने वाले हैं। तो देखो, ये है पार्ट 1 हमारा 11th क्लास का, ठीक है, स्टेट बोर्ड 11th क्लास का स्टेट बोर्ड का ये हमारा पार्ट 1 फॉर मैथमेटिक्स। इसमें हम लोग को पढ़ना पड़ता है एंगल एंड इट्स मेजरमेंट, ठीक है। मेजरमेंट जो है ये फिजिक्स में भी आपको 11th क्लास में पढ़ाया जाता है। सिमिलर है लेकिन उतना सिमिलर नहीं है। ये मैथमेटिक्स के हिसाब से पढ़ना पड़ता है, वो हमको फिजिक्स के हिसाब से पढ़ना होता है, ठीक है। उसके बाद हम लोगों को ट्रिग्नोमेट्रिक पढ़ना होता है। ट्रिग्नोमेट्रिक 1 और 2 11th में दिया हुआ है। तब मैंने पढ़ा था 2016 में, जब मैंने एग्जामिनेशन दिया था 12th क्लास की, तो वहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री का एक ही था, अभी इसको 2 कर दिया गया है। उसके बाद आपको पढ़ना है डिटर्मिनेंट्स एंड मैट्रिसेस, ठीक है। पहले मैं डिस्कस कर लेता हूँ कि कैसे कैसे ये चैप्टर्स है, फिर जब डिटेल में बात करेंगे तो आपको बताऊंगा कौन से चैप्टर्स को आपको डीपली फोकस करना है और कौन सा चैप्टर का पूरा पूरा सेम सिमिलर एज आपको पढ़ना होता है 12th स्टैंडर्ड में। तो स्ट्रेट लाइन पढ़ना है, ठीक है। स्ट्रेट लाइन के बाद आपको पढ़ना है सर्कल, उसके बाद कोनिक सेक्शन, मेजर ऑफ डिस्पर्सन और प्रोबेबिलिटी। तो ये है चैप्टर्स आपके 11th क्लास के फॉर द पार्ट 1। अब हम लोग डिटेल में बात करते हैं कि एंगल एंड इट्स मेजरमेंट में क्या क्या पढ़ना होता है और क्या ये इम्पॉर्टेंट है फॉर 12th बोर्ड, क्या ये इम्पॉर्टेंट है एमएसटी, सीटी या फिर जेडबलई के लिए। ओके, तो हम लोग चलते हैं हमारे एंगल एंड इट्स मेजरमेंट के ऊपर। ओके, तो देखो ये है हमारा एंगल एंड इट्स मेजरमेंट, ठीक है। जब इस चैप्टर के ऊपर हम लोग वीडियो बनाएंगे तो आप लोग को ईच एंड एवरी टॉपिक स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक, ठीक है, उसका सॉल्यूशन, उसके बेसिक कंसेप्ट सब कुछ समझाने वाले हैं हम लोग, ठीक है, इस चैनल पर। तो एंगल एंड इट्स मेजरमेंट में आपको जो टॉपिक है वो एंगल है, ठीक है ना। ये टॉपिक करके ऐसा इन्हें डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। तो इसमें क्या करना है आपको, द स्टूडेंट विल बी एबल टू अंडरस्टैंड एंगल ऑफ एनी मेजर, ठीक है। और एक और चीज़ बोला इसमें, अंडरस्टैंड डिफरेंट सिस्टम ऑफ मेजरमेंट्स ऑफ एंगल एंड रिलेशन बिटवीन दैम, कन्वर्ट एन एंगल फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर, ठीक है ना। जितने भी एंगल्स के ऊपर बातचीत होती है, जितने भी इंपॉर्टेंट एंगल्स होते हैं, उन सब के ऊपर हम लोग इस अगली कुछ वीडियोस में, मतलब एंगल एट इस मेजरमेंट के ऊपर बात करेंगे। तो अब मैं इसकी इंपॉर्टेंस की बात बताता हूँ। देखो कैसा है 11th क्लास को पढ़ना और 12th क्लास को पढ़ना, बोथ आर डिफरेंट। क्योंकि क्या होता है 11th क्लास जब हम लोग पढ़ते हैं तो हम लोग को पता होता है कि जो इसकी एग्जामिनेशन है
वो कंडक्ट करेंगे हमारे कॉलेजेस वाले, मतलब ये बोर्ड नहीं होता है तो उसमें उतनी टेंशन नहीं होती है। और हमारा जो मेन फोकस होता है वो किस में होता है, 12th स्टैंडर्ड में होता है। तो हम लोग थोड़ी थोड़ी देर में क्या करते हैं, 12th स्टैंडर्ड को रिकॉल करते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, आपको 11th क्लास के लिए भी 1 साल दिया जाता है, 12th क्लास के लिए भी 1 साल दिया जाता है। तो क्यों ना उस टाइम को आप यूटिलाइज करो। तो एंगल एंड इट्स मेजरमेंट के ऊपर मैं आपको ये बोलूँगा कि इस चैप्टर को आप अच्छे से पढ़ो, डीपली पढ़ो। क्योंकि जब आप MST की एग्जामिनेशन दोगे या फिर आप JEE की एग्जामिनेशन दोगे तो वहाँ पर भी एंगल के ऊपर बात करेंगे, और 12th क्लास में भी जब आप लोग पढ़ोगे तो वहाँ पर भी एंगल के ऊपर बात करेंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है एंगल एंड इट्स मेजरमेंट पढ़ने के लिए, क्योंकि आपको ये जो पार्ट है ये फिजिक्स में भी काम आएगा एज वेल एज केमिस्ट्री में भी काम आएगा। तो हर चीज़ में काम आएगा, 12th में तो आएगा ही। क्योंकि देखो, जब आप लोग ट्रिग्नोमेट्री पढ़ोगे तो वहाँ पर भी एंगल के ऊपर बात की जाती है, ठीक है ना। तो ऐसे वेरियस टाइप्स के चैप्टर्स हैं, वेरियस टाइप्स के टॉपिक्स हैं जहाँ पर एंगल और उसके मेजरमेंट के ऊपर बात करते हैं। तो मेरे हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इसको आपको अच्छा खासा टाइम देना है, डीपली पढ़ना है। उसके बाद है आपका सेकेंड इज ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अब ये चैप्टर के ऊपर मैं क्या बात करूँ, ट्रिग्नोमेट्रिक चैप्टर, ठीक है ना। पार्ट 1 का 12th स्टैंडर्ड में आप लोग जब पढ़ोगे तो सबसे ज़्यादा मार्किंग जो होती है इसी चैप्टर के ऊपर होती है। वहाँ पर भी उसका नाम क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ही है, ठीक है ना। तो बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। तो जो हम लोग वीडियो बनाएंगे हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के ऊपर, हम लोग 2 वीडियो बनाने वाले हैं, आपको मैं बता दूं। एक वीडियो हम लोग 11th स्टैंडर्ड के हिसाब से बनाएंगे जो कि आपको 11th स्टैंडर्ड में काम आएंगे, और हम लोग एक वीडियो बनाएंगे हमारे 12th स्टैंडर्ड को फोकस करते हुए। तो यहाँ पर आप लोग को क्या पढ़ना है, अंडरस्टैंडिंग डेफिनेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऑफ एंगल एंड इट्स मेजर, फाइंड द वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऑफ सर्टेन एंगल्स एंड ड्रॉ ग्राफ्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो यहाँ पर एक बेसिक आइडिया दे दिया जाता है, और फिर जब आप लोग 12th स्टैंडर्ड में जाते हो तो वहाँ पर आपको डीपली पढ़ाया जाता है। तो कोई भी चैप्टर्स को पढ़ने के लिए आप लोग को क्या होना, पहले फर्स्टली एक बेसिक नॉलेज होना। तो बेसिक नॉलेज आपको 11th क्लास के ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में मिल जाएंगी। फिर जो ट्रिग्नोमेट्रिक का हमारा सेकेंड पार्ट है उसके ऊपर बात करते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऑफ कंपाउंड एंगल्स एंड फैक्टराइजेशन फार्मूले। अब फैक्टराइजेशन फार्मूले बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के ईच एंड एवरी क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। तो ये भी यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाता है। वैसे यहाँ पे बताया गया है, फाइंड द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऑफ द सम डिफरेंट ऑफ द एंगल्स, फाइंड द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऑफ मल्टीपल एंड सब मल्टीपल एंगल्स, एक्सप्रेस द सम ऑफ डिफरेंस ऑफ टू ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एज प्रोडक्ट, लर्न सम रूल्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो एंड एंगल ऑफ ट्रायंगल्स। तो यही मैं जो आपको बता रहा हूँ कि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। बोथ आर ट्रिग्नोमेट्रिक 1 भी ट्रिग्नोमेट्रिक 2 भी, बोथ द बेसिक आइडियाज। एक्चुअली में होगा यही कि जब आप लोग 12th स्टैंडर्ड में जाओगे और आप लोग का ये दोनों चैप्टर अच्छे से पढ़ा हुआ है तो बहुत ईजी हो जाएगा आपका 12th क्लास पढ़ना, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डिटर्मिनेंट्स एंड मैट्राइसेस। तो मैट्राइसेस तो जो पार्ट 1 में है, मैट्राइसेस 12th स्टैंडर्ड में पूरा पूरा चैप्टर है। डिटर्मिनेंट्स का भी बहुत सारे पार्ट है, बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए डिटर्मिनेंट्स की हमको हेल्प लेनी होती है। तो ये भी चैप्टर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें ये चीज़ें आपको 11th में बताई जाएंगी, फाइंड द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट, रिड्यूस डिटर्मिनेंट इन सिंपल फॉर्म। देखो मैट्राइसेस जब आप पढ़ोगे तो वहाँ पे डिटर्मिनेंट आएगा ही, तो ये भी आपको इम्पॉर्टेंट है अंडरस्टैंडिंग। हाँ, ये मैट्राइसेस बहुत ही डीपली पढ़िए मैट्राइसेस को, ईच एंड एवरी क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे कि जब रो ट्रांसफॉर्मेशन और क्या बोलते हैं उसको कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन आता है 12th स्टैंडर्ड में, तो हम लोग को अगर हम लोग ने 11th स्टैंडर्ड अच्छे से पढ़ा हुआ है तो बहुत इजी हो जाता है हम लोग को 12th स्टैंडर्ड का मैट्राइसेस को समझने के लिए। स्ट्रेट लाइन पूरा पूरा चैप्टर है वहाँ पर, ठीक है। तो ये भी आप लोग को अच्छे से पढ़ना है, डीपली पढ़ना है, ठीक है। यहाँ पे लोकस वोकस है। और मैं आपको एक बात बता देता हूँ, 11th स्टैंडर्ड में कुछ अच्छे टॉपिक्स वो डिस्कस करता है जो कि आप लोग को MCQ के जब पेपर्स होते हैं, MST CT के पेपर होते हैं, JEE के पेपर होते हैं, तो वहाँ पर वो चीज़ें इंपॉर्टेंट काम आती है, ठीक है ना। एज वेल एज बोर्ड में तो आती है लेकिन आपको वहाँ पर भी बहुत बहुत आती है। फिर सर्कल है। अब देखो सर्कल का ऐसा कोई बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल नहीं है 12th स्टैंडर्ड में, लेकिन अगर आप लोग JEE की प्रिपरेशन कर रहे हो, MST CT की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो भैया बिना सर्कल कोनिक्स के कुछ भी नहीं होता है, ठीक है ना। तो मैं आपको सजेशन दूंगा कि इसको भी आप लोग बहुत ही अच्छे से पढ़ो, क्योंकि 12th स्टैंडर्ड में तो इसका ऐसा कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट्स नहीं है, एक दो थोड़ी बहुत ही जगह होगा, लेकिन आप लोग जब पढ़ोगे आपका MST CT JEE तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है वहाँ पर सर्कल और कोनिक्स।
देखो ये हमारा नेक्स्ट चैप्टर है, इट्स कॉल्ड एज कोनिक सेक्शन। ठीक है, अब कोनिक सेक्शन में हम लोग को 11th क्लास में तीन चीज़ें स्पेशली पढ़ाई जाती है। फर्स्ट वन इज़ पैराबोला, इलिप्स और हाइपरबोला। तो होता ये है, मैं अगेन आपको बता दूंगा। अब क्या होगा, जैसे आप लोग कोई भी, जैसे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव है, 12th स्टैंडर्ड की बात कर रहा हूँ मैं सीधा अभी। तो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में वहाँ पर पैराबोला, इलिप्स और हाइपरबोला की इक्वेशन निकालना पड़ता है। मतलब वही है ना कि इंपॉर्टेंट पैराबोला करके कोई चैप्टर नहीं है कहाँ पर 12th स्टैंडर्ड में, ना इलिप्स है ना हाइपरबोला है लेकिन उसके कुछ पार्ट्स हैं, कहीं कहीं पे उसके सॉल्यूशन के ऊपर बात की जाती है। तो इंपॉर्टेंट है कोनिक सेक्शन, जिसमें आपको तीनों चीज़ों को अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि इक्वेशंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं पैराबोला के, इलिप्स के, हाइपरबोला के। ये आपको ट्रिग्नोमेट्री में भी देखने को मिलेगा, इंटीग्रेशन में भी देखने को मिलेगा, हर चीज़ों को समझने का मौका मिलेगा आपको 12th स्टैंडर्ड में। लेकिन छोटा छोटा पार्ट है, यहाँ पर डीपली बताया गया है। और डीपली बताया गया इसका मतलब ये कि ये जो पार्ट है वो आपको MST CT एज वेल एज JEE में बहुत इंपॉर्टेंट है। JEE MST CT बिना हाइपरबोला, इलिप्स और पैराबोला की कंप्लीट हो ही नहीं सकता। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द MST CT MST CT और JEE एग्जामिनेशन फॉर दिस चैप्टर। ठीक है ना, और कुछ पार्ट हमको यहाँ पे बोर्ड में भी मिल जाता है। मेजर ऑफ डिप्रेशन, ठीक है, इसमें कैलकुलेट रेंज, स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएशन ऑफ गिवन डाटा। मैं आपको बता दूं सीधी बात, 12th स्टैंडर्ड में ये सब कुछ है ही नहीं, ये वर्ड ही आपको बहुत मुश्किल से देखने को मिलेंगे। लेकिन जब आप MST CT JEE की बात करोगे तो वहाँ पर आप लोग को ये मिलेगा। ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन ये सब निकालने के लिए पूछता है, लेकिन ये फिजिक्स का पार्ट है। ठीक है ना, मैथमेटिक्स में ऐसा कुछ इसका इंपॉर्टेंट टूल नहीं, इंपॉर्टेंट टूल नहीं बोल रहा हूँ मैं, होता है पार्ट लेकिन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन अगर आप CT MST CT की बात कर रहे हो, JEE की बात कर रहे हो, तो आप लोग को ये चैप्टर को भी अच्छे से पढ़ना होगा। अब प्रोबेबिलिटी है, लेकिन कुछ अलग नाम से है। प्रोबेबिलिटी का बहुत सारा पार्ट है। ठीक है ना, इसमें आप लोग को लास्ट 2 टॉपिक में मिल जाएगा पार्ट 2 में। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। प्रोबेबिलिटी के जो क्वेश्चन है MST CT में बहुत सारे देखे जाते हैं, क्योंकि होता ये है कि जो प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन है, इसको डिस्ट्रीब्यूशन के साथ जो 2 चैप्टर्स है 12th स्टैंडर्ड के लास्ट के, उससे कुछ मिलाकर पूछे जाते हैं इसमें क्वेश्चंस। और JEE में तो प्रोबेबिलिटी इंपॉर्टेंट है ही, एज वेल एज बोर्ड में भी इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग को इसको भी डीपली पढ़ना है। अगर आप लोग बोर्ड की प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये भी इंपॉर्टेंट है, और यहाँ पर तो ये चैप्टर्स इंपॉर्टेंट होते ही हैं। तो ये हुई हमारी बातें किस चीज़ की, चैप्टर या फिर पार्ट 1 की फॉर द मैथमेटिक्स 11th स्टैंडर्ड। अब हम लोग पार्ट 2 के ऊपर बात करते हैं। ठीक है, जिसमें देखो ऐसा है कि जैसा ये पार्ट 1 है तो 12th स्टैंडर्ड का पार्ट 1 मैच करता है। अब पार्ट 2 की बात करेंगे तो वहाँ पर पार्ट 2 मैच करेगा। तो वो ये मैच करता है, इसीलिए इस वीडियो का मोटो ये है कि आपको समझ में आ जाए कि क्या चीज़ें किस चीज़ से लिंक कर रही है। और ये पता होने के बाद आप लोग का एकदम क्लियर हो जाएगा कि हाँ हाँ ऐसा ऐसा ये पढ़ना है, तो आप बहुत इजी तरीके से पढ़ पाओगे। तो अभी हम लोग चलते हैं हमारे पार्ट 2 के ऊपर और मैं आपको बता दूं अगली वीडियो में हम लोग बात करेंगे हमारे 12th स्टैंडर्ड के सिलेबस के ऊपर। अभी हम लोग इसके ऊपर बात कर लिए, हम लोग 12th स्टैंडर्ड के ऊपर चलेंगे। तो अभी हम लोग पहले तो ये देख लेते हैं कि हम लोग को 11th में क्या पढ़ना है, क्या इंपॉर्टेंट है, क्या लिंक करना है एट ऑल। हाँ, तो ये हमारा पार्ट 2, ठीक है ना, इस चीज़ का पार्ट 2 है 11th स्टैंडर्ड का पार्ट 2 फॉर द मैथमेटिक्स। इसमें हम लोग को क्या क्या पढ़नी है हम लोग ये देख लेते हैं पहले सिंपली, फिर डिटेल्ड में बात करेंगे और समझेंगे कि कौन से चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है और कौन से चैप्टर्स हम लोगों को डीपली पढ़ना है और अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, और मैं आपको बता दूं कि पार्ट 2 में ज़्यादा चैप्टर्स ऐसे हैं जो कि लिंक करते हैं 12th स्टैंडर्ड से और ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग यहाँ पर उसको अच्छे से पढ़ लोगे तो वहाँ पर आपको बहुत मज़ा आएगा, बहुत ईजी लगने वाला है। तो देखो फर्स्ट चैप्टर है यहाँ पर कॉम्प्लेक्स नंबर, सेकेंड है हमारा सीक्वेंस एंड सीरीज, थर्ड है हमारा परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, फोर्थ है हमारा मेथड्स ऑफ इंडक्शन एंड बायोनोमियल थ्योरम, फिफ्थ है हमारा सेट्स एंड रिलेशन, सिक्स्थ है हमारा फंक्शन, सेवेंथ है लिमिट, एट्थ है कंटिन्यूटी और हमारा नाइन्थ है डिफ्रेंशिएशन। तो मैं आपको बता दूं यही से एक बार कि जो तीनों चैप्टर है ना, इसको तो मैं आपको ये बोलूँगा कि इतना अच्छे से पढ़ लो, इतना अच्छे से पढ़ लो, इतना डीपली पढ़ लो, इसको इतना समय दे दो। अगर इन 3 चैप्टर्स को आपको 2 to 3 मंथ्स भी देना पड़े तो इट्स ओके, क्योंकि ये चैप्टर अगर आप लोगों ने समझ लिया तो मैं आप लोग को बता रहा हूँ 11th हो 12th हो, आप इंजीनियरिंग ले रहे हो तो इंजीनियरिंग हो, आप क्यों ना MST CT पढ़ रहे हो, JEE पढ़ रहे हो, ईच एंड एवरी टॉपिक इन दिस साइंस फील्ड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इट्स कॉल्ड एज अ कैलकुलस। इन तीनों को हम लोग क्या बोल सकते हैं, कैलकुलस भी
बोल सकते हैं, ठीक है ना, ये कैलकुलस ही है, ठीक है ना। तो कैलकुलस इतना इम्पोर्टेंट है, इतना इम्पोर्टेंट है कि इसको आप लोग अगर 11th क्लास में पढ़ लेते हो तो आपका पूरा आगे की स्टडी जितनी भी है वो बहुत ही ईजी हो जाएंगी। तो अब हम लोग इसके डीपली के ऊपर बात करते हैं इसमें, ठीक है, कि क्या क्या पढ़ना होता है इन चैप्टर्स में। हाँ तो देखो ये हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। तो वैसे कोई ऐसा इंपॉर्टेंट चैप्टर सीधा सीधा नहीं है 12th स्टैंडर्ड में कॉम्प्लेक्स नंबर करके, लेकिन कॉम्प्लेक्स नंबर आते रहता है बीच बीच में, ठीक है ना। जो इसके कुछ पार्ट है, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है ना, इमेजनरी पार्ट एट ऑल। और अगर मैं बात करूँ यहाँ पर एम एस टी सी टी और जे डबल ई की, तो कॉम्प्लेक्स नंबर इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, ठीक है ना। ये जो है ना कॉम्प्लेक्स नंबर ये आता ही है, इसका पार्ट ही है। और अभी एम एस टी सी टी में क्या हो गया है, एम एस टी सी टी में अभी ये हो गया है कि पहले जब मैंने एग्जामिनेशन दिया था उसके जस्ट एक साल पहले ये हुआ था कि 12th क्लास से ही एम एस टी सी टी का पेपर निकलता था। लेकिन जब मैंने एग्जामिनेशन दिया 12th क्लास में, एक साल बाद जब हमारी बारी आई, तो हुआ ये कि वेटेज बढ़ा दिया, 11th स्टैंडर्ड से 20% कर दिया और 80% कर दिया 12th स्टैंडर्ड से। इसीलिए इम्पोर्टेंट हो गया 11th क्लास को पढ़ना भी। तब से क्या हुआ, कोचिंग में कॉलेजेस में 11th स्टैंडर्ड पर भी फोकस करा गया। नहीं तो एक्चुअली में होता ये था, कुछ कॉलेजेस में तो स्टार्ट ही कर दिया था 12th स्टैंडर्ड से। लेकिन अगर आप लोग अभी समझ रहे हो, इस वीडियो को देख रहे हो, तो आपको समझ में आ रहा हो कितना इंपॉर्टेंट है। अगर हम लोगों ने यहाँ पर पढ़ लिया तो वो कितना ईजी हो जाएगा हमारे लिए। वहाँ की जो हमारी 4 to 6 मंथ की स्टडी है वो हमारी 2 to 3 मंथ्स में हो जाएंगी, अगर हम लोगों ने 11th स्टैंडर्ड को अच्छे से पढ़ लिया तो। फिर है सीक्वेंस एंड सीरीज। भैया सीक्वेंस एंड सीरीज 11th क्लास में आपको पढ़ना होता है, लेकिन 12th क्लास में इसका कुछ भी पार्ट नहीं होता है, लगभग नहीं के बराबर होता है। लेकिन मैं आपको बता दूं, अगर आप लोग हायर स्टैंडर्ड्स में भी पढ़ने वाले हो, बीएससी लेने वाले हो, इंजीनियरिंग लेने वाले हो, जो कि आप लेते ही हो, तो अगर आप लोग यहाँ पर वहाँ पढ़ लोगे, वैसे वहाँ पर भी स्टार्टिंग से ही बेसिक कंसेप्ट से ही स्टार्ट किया जाता है, लेकिन अगर यहाँ पर आप लोग पढ़ लोगे तो आपको वहाँ पर इजी हो सकता है। और फॉर द एम एस टी सी टी जेडबली ऑल्सो इम्पॉर्टेंट दिस चैप्टर। परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन मैंने आपको जब भी पता है, प्रोबेबिलिटी जो चैप्टर्स है लास्ट के 2 चैप्टर्स, वहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट होता है परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन का। तो ये चैप्टर्स को भी आप अच्छे से पढ़ लोगे। बोर्ड में परमुटेशन और कॉम्बिनेशन के बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और एम एस टी सी टी और जे डबल के लिए तो इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर क्या पढ़ाया जाता है, काउंट द नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ गिवन ऑब्जेक्ट सेटिस्फाइंग स्पेसिफिक कंडीशन, count the number of possible selection of objects with certain condition just like as probability। तो ये चैप्टर भी यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है। फिर है हमारा मेथड ऑफ इंडक्शन ऑफ बायनोमियल थ्योरम। बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन करके पूरा पूरा चैप्टर है 12th स्टैंडर्ड में, तो ये भी इम्पॉर्टेंट है आपके लिए पढ़ना, ठीक है। जस्ट लाइक एज ऐसा पढ़िए आप लोग कि आप 11th क्लास के एग्जामिनेशन देने के लिए पढ़ रहे हो, लेकिन कंसेप्चुअली पढ़िए, रट्टा मत मारिए। बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन आता है 12th स्टैंडर्ड में, क्योंकि देखो ना यहाँ पर है एक्सपांड बायनोमियल एक्सप्रेशन, वहाँ पर ही बायनोमियल एक्सप्रेशन है एट ऑल। फिर हमारा सेट एंड रिलेशन, ये भी हमको इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है 12th स्टैंडर्ड में, कुछ पार्ट्स आते हैं इसके, लेकिन ऐसा डीपली आपको नहीं पढ़ना है, ऊपर ऊपर पढ़ना है। और अगर आप लोग इन 2 एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो और आप लोग हाईएस्ट स्टैंडर्ड में जाना चाहते हो, तो इसको जितना भी पढ़ रहे हो सब आप लोग को क्या करना है, इसको बेसिक कंसेप्ट से पढ़ना है और एज अ कंसेप्चुअली पढ़ना है, ठीक है, रट्टा नहीं मारना है। फंक्शंस पढ़ना है, वर्क विथ फंक्शन डिफाइंड डिफरेंट डोमेन्स, डोमेन्स के ऊपर बात करते हैं, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन इतना कुछ नहीं है। जो देखो, मैं इंपॉर्टेंट नहीं है बोलने का मतलब ये नहीं है कि वो चैप्टर्स को आपको छोड़ देना है, वो चैप्टर्स को आपको पढ़ना है, लेकिन उतना समय नहीं देना है जितना समय इन चैप्टर्स को देना है। जस्ट लाइक एज लिमिट्स, कंटिन्यूटी एंड डिफ्रेंशिएशन। अब मैं आपको बताऊंगा कैलकुलस के बारे में। कैलकुलस इसको बोलते हैं हम लोग, कैलकुलस। डिफ्रेंशिएशन, कंटिन्यूटी और लिमिट्स को हम लोग क्या बोलते हैं, कैलकुलस। अब भैया कैलकुलस इतना इम्पॉर्टेंट है जितना इम्पॉर्टेंट हमारे कोरोना वायरस में हमारे मास्क बन चुके हैं। बिना मास्क के आपको घर के बाहर नहीं निकलना है, सब बताया जा रहा है बार बार। वैसे ही मैं आपको बताऊंगा, अगर आप लोग साइंस में आ चुके हो तो बिना लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफ्रेंशिएशन के बिना आपको कहीं पर भी नहीं जाना है। जाओगे आपको हो जाएगा कोरोना, वैसे ही यहाँ पर आप फेल्ड हो जाओगे पूरी तरीके से। तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आप लोग को 3 से 4 महीने भी देना पड़े लिमिट, कंटिन्यूटी और डिफ्रेंशिएशन के लिए, तो इट्स ओके है। क्योंकि भैया लिमिट सीधा सीधा पार्ट, पहला चैप्टर ही लिमिट करके है। और मैं आपको बता दूं, जो क्वेश्चंस आप लोग 11th क्लास में पढ़ने वाले हो लिमिट के,
वो आप लोग 12th स्टैंडर्ड में भी सिमिलर क्वेश्चंस देखोगे। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, राइट हैंड डेरिवेटिव सब लिमिट में ही आता है। उसके बाद कंटिन्यूटी, कंटिन्यूटी सेम चैप्टर है। कहाँ पर? चैप्टर नंबर 2 12th स्टैंडर्ड में। वहाँ पर भी ईच एंड एवरी क्वेश्चन आपको यहाँ पे पढ़ना है, क्योंकि वहाँ पर रिपीट होते हैं क्वेश्चन, ठीक है ना। सेम है, सेम है। अगर आप लोगों ने 11th क्लास में कंटिन्यूटी लिमिट्स के फॉर्मूले ही याद कर लिए तो आप लोग को 12th स्टैंडर्ड में सिर्फ क्वेश्चंस पढ़ना होगा, उसकी आपको प्रैक्टिस करना होगा और आपको कहीं भी पीछे पलट के नहीं देखना पड़ेगा। उसके बाद डिफ्रेंशिएशन, भैया डिफ्रेंशिएशन वही है, डिफ्रेंशिएशन पढ़ो, नहीं तो फिर आप इंटीग्रेशन कैसे बना पाओगे, है ना। तो डिफ्रेंशिएशन करके भी चैप्टर है, इसका अप्लीकेशन भी है 12th क्लास में। और इसकी इंपॉर्टेंस मैंने आपको यही बता दिया हूँ कि अगर आप लोग को 12 मंथ्स दी जा रही है 11th स्टैंडर्ड्स के लिए, तो इसको आप लोग 3 से 4 मंथ भी पढ़ते हो तो आपका कोई लॉस नहीं होने वाला है। तो इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लिमिट्स, कंटिन्यूटी एंड डिफ्रेंशिएशन। तो ये हुई हमारी बातें किस चीज़ की? 11th क्लास के मैथमेटिक्स के पार्ट 1 और पार्ट 2 के सिलेबस के ऊपर। अब हम लोग क्या करेंगे, इसके टॉपिक्स और चैप्टर्स को लेते जाएंगे, वीडियोस बनाते जाएंगे। तो अगर आप लोग इस चैनल पर नए हो अभी तक, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और ये वीडियो का आपको 20% भी अच्छा लगा हो, 20% भी आपका काम का हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो अगली वीडियो हम लोग फिर मिलेंगे 12th स्टैंडर्ड के सिलेबस के साथ। तो फिर मिलेंगे हम लोग, जब तक के लिए गुड बाय।